हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लेक्चर नंबर 6 में। वी आर कंप्लीटेड विद फर्स्ट एक्सरसाइज। पिछले 5 लेक्चर्स में हमने पूरा का पूरा फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। सेकंड एक्सरसाइज इज रिड्यूस्ड एज पर योर डिलीटेड पोर्शन। हम लोग सीधा थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं एंड थर्ड एक्सरसाइज का स्टार्टिंग इज वेरी इजी। आज का जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इज विद मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब नाम सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बट ये होता क्या है मैं आपको समझा दूं। मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बोलूं, इट इज सिंपल डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, जैसे कि मान लो कि वेलोसिटी की बात करते हैं फिजिक्स में, तो इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस की तरह, और एक होता है डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर के भी हम लोग दो कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। वन इज मैग्नीट्यूड विच इज आल्सो नोन एज मॉड्यूलस, और डायरेक्शन नोन एज एम्पलीट्यूड। अभी मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड होता क्या है, उसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। आपने 9th और 10th स्टैंडर्ड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है, यस और नो? इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसी भी पॉइंट को अगर रिप्रेजेंट करना है तो x और y कोऑर्डिनेट होते हैं उसके। जैसे कि मान लो मेरे पास एक पॉइंट है, पॉइंट A व्हिच इज 2, 3। इस पॉइंट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते थे कोऑर्डिनेट एक्सिस में? यू हैव अ x एक्सिस, यू हैव अ y एक्सिस, करेक्ट। फिर ओरिजिन 1 2 3, 1 2 3, फिर 2, 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए 2, 3 ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, यहां से 2, यहां से 3। दिस इज व्हाट आई हैव ऑलरेडी डन इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th and 10th स्टैंडर्ड। सिमिलरली अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर जनरली डिनोटेड बाय z, करेक्ट। तो अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो a plus ib, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक होता है रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाउ? व्हाट वी कैन डू इज x एक्सिस को बना लो रियल और y एक्सिस को बनाने का इमेजिनरी पार्ट। x एक्सिस को बनाने का रियल और y एक्सिस को बनाने का इमेजिनरी पार्ट, करेक्ट। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मुझे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है तो वो इस तरीके से लिखा जाएगा। x एक्सिस होगा रियल वाला पार्ट और इमेजिनरी y एक्सिस होगा इमेजिनरी वाला पार्ट। हाँ, यहाँ पर 1 2 3 4 -1 -2 लिख सकते हैं। सिमिलरली 1 2 3 4 ऐसे लिखा जा सकता है। परफेक्ट। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। I have z which is equals to 2 plus 3i। क्या लिखा मैंने? 2 plus 3i, 2 plus 3i। ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस वाले कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रिप्रेजेंट करूं तो कैसे होगा? देखो, रियल पार्ट 2 है, रियल पार्ट 2 है, ये रहा। इमेजिनरी पार्ट 3 है, इमेजिनरी पार्ट 3 है, मतलब यहां पे वो पॉइंट आएगा। दिस पॉइंट विल बी माय कॉम्प्लेक्स नंबर z which is 2 plus 3i, करेक्ट है। दिस पॉइंट विल बी माय कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल और इमेजिनरी होता है। अब ये तो हो गया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कैसे रिप्रेजेंट करने का। अब तक हमने मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड नहीं सीखा है। अब मैं आपको बता रहा हूं, मान लो कि इस ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक एक डायरेक्ट डिस्टेंस मैंने फाइंड कर लिया। इस ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक मैंने डायरेक्ट डिस्टेंस फाइंड किया। दिस डायरेक्ट डिस्टेंस इज नोन एज मॉड्यूलस, इज नोन एज मॉड्यूलस। और इस मॉड्यूलस को लिखते कैसे? मॉड ऑफ z। कैसे लिखते हैं इसको? मॉड ऑफ z। मॉड्यूलस को लिखने का तरीका होता है मॉड ऑफ z। मॉड आपने सीखा 9th स्टैंडर्ड में, इसी z का मॉड इज मॉड्यूलस। और वो एक्चुअल में होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है? डायरेक्ट डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, डायरेक्ट डिस्टेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन इज मॉड्यूलस। अब ये मॉड्यूलस, ये डिस्टेंस निकालने का कोई तो फॉर्मूला होगा, और वो फॉर्मूला क्या है? देखो, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, परफेक्ट।
जिसमें ये हाइपोटेनस है, ये वन साइड है, ये अदर साइड है, ये जो डिस्टेंस है वो कितना है 2। वो 2 कौन था a, ये पूरा का पूरा a, ये डिस्टेंस कितना है 3, ये 3 कौन है b, दिस इज a, दिस इज b। क्या मैं ये मॉड ऑफ z निकाल सकता हूं? कैसे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, बट मुझे सिर्फ हाइपोटेनस चाहिए, तो इसको रूट में डाल दो। अब यहां पर मैं नेगेटिव नहीं लिखूंगा क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। सो मॉड्यूलस का फॉर्मूला इज व्हाट? मॉड्यूलस ऑफ z इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। रिमेंबर दिस फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड मॉड्यूलस। अगर मुझे मॉड्यूलस फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा? सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, जो भी आपके दो नंबर्स होंगे उसको स्क्वायर करो और ऐड कर दो, आपको मॉड्यूलस मिल जाएगा और कुछ सोचना ही नहीं है। अब ये होता क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। मॉड्यूलस क्या होता है? डायरेक्ट डिस्टेंस, ये जो हाइपोटेनस डिस्टेंस है वो डायरेक्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, दिस इज मॉड्यूलस। ओके, सो मॉड्यूलस समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूं एम्पलीट्यूड के बारे में। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इज डिनोटेड बाय थीटा, डायरेक्शन, एंगल। अगर आप यहां पे देखोगे तो ये एक थीटा बन रहा है, दिस लाइन इज फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ कोई तो एंगल बना रहा है व्हिच इज थीटा। अब अगर ये थीटा को फाइंड करना है तो कैसे करते हैं? आई कैन सिंपली से tan थीटा इज इक्वल्स टू, tan थीटा का फार्मूला क्या होता है? tan थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो थीटा का अपोजिट b अपॉन एडजेसेंट a, सो tan थीटा इज इक्वल्स टू b अपॉन a। अगर उसमें से मुझे थीटा चाहिए, आई कैन सिंपली से इट इज tan इनवर्स ऑफ b by a, and this is the formula to find amplitude, direction, angle। ये जो एंगल फाइंड कर रहा है इज एम्पलीट्यूड। ओके, सो मॉड्यूलस क्या होता है? डायरेक्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन विद द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये थीटा होता है। आपको क्या करना है? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में से मॉड्यूलस निकालना है तो कैसे निकालोगे? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। tan थीटा से आप एम्पलीट्यूड निकालोगे, फार्मूला इज व्हाट? थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ b बाय a। उससे आपको थीटा मिल जाएगा, मतलब एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। अपने लिए सिर्फ ये दो फार्मूला फिलहाल इंपॉर्टेंट है। फार्मूला नंबर 1 मॉड्यूलस का, फार्मूला नंबर 2 एम्पलीट्यूड का। बाकी सब क्या है डजंट मैटर। ओके, मॉड्यूलस कैसे निकालना है, एम्पलीट्यूड कैसे निकालना है वो सीख लो। आपको सिर्फ ये अच्छे से लिख के लेना है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के हम लोग मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। Now I'll start with exercise number 1.3. Exercise number 1.3 स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है फाइंड द मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मतलब जो कुछ भी मैंने यहां पर अभी भी सीखा वही मुझे सॉल्व करना है। लेट्स सी, एंड एक्चुअली आपको समझ में आएगा कि कितना इजी है। फर्स्ट क्वेश्चन 7 - 5i। अब अगर मैं ये कंपेयर करूं, लेट a plus bi is equals to 7 minus 5i, तो a कितना हो गया 7 और b कितना हो गया -5। a कितना हो गया 7 और b कितना हो गया -5। अब मुझे क्या निकालना है? मॉड्यूलस निकालना है। सो मॉड्यूलस ऑफ 7 minus 5i is equals to, इसका मॉड्यूलस निकालना ना, मॉड्यूलस ऑफ z भी बोल सकते हो आप, इसको आप मॉड्यूलस ऑफ z भी बोल सकते हो। ओके, तो फॉर्मूला इज व्हाट? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, which is mod of z is equals to अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, b का स्क्वायर -5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। 49 plus 25 is root 74, and this is the modulus of 7 minus 5i। खत्म, करेक्ट है। सिमिलरली मुझे क्या फाइंड करना है? एम्पलीट्यूड। थीटा का फॉर्मूला इज tan इनवर्स ऑफ b by a। सो tan इनवर्स ऑफ b कितना? -5 अपॉन 7। आंसर खत्म, क्योंकि -5 अपॉन 7 मेरे tan थीटा के टेबल में नहीं आता। कीप इट एज इट इज।
अगर ये स्टैंडर्ड वैल्यू होता tan 0, tan 30, tan 45, tan 60 तो मैं उसका एंगल लिख सकता था, बट यहाँ पर आपको सिर्फ यहाँ तक लिख के छोड़ देना है। मॉड्यूलस भी फाइंड कर लिया, एंगल भी फाइंड कर लिया, मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड बोथ आर डन। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद अब मैं सीधा सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, √3 + √2i। तो सबसे पहले इसको नाम दे दो, लेट z = a + bi which is equals to √3 + √2i। therefore a कितना √3, b कितना √2। परफेक्ट है। a और b मिलने के बाद मुझे फाइंड करना है मॉड्यूलस ऑफ z। मॉड्यूलस ऑफ z कैसे फाइंड करते हैं, √a² + b², √a का स्क्वायर 3, b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना 2, सो √3 + 2 इज √5। मॉड्यूलस मिल गया। अब मुझे एक और चीज निकालना है, दैट इज एम्पलीट्यूड। थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ b by a, दैट इज tan इनवर्स ऑफ b कितना b √2 अपॉन a कितना √3। आंसर बिकॉज़ √2 अपॉन √3 भी मेरे tan वाले टेबल में नहीं आता। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो टेबल हमने सीखा है उसमें ये नहीं आता। करेक्ट है। सो कीप इट एज इट इज, खत्म, डन डन। फर्स्ट और सेकंड दोनों सम सॉल्व कर लिया। थर्ड सम क्या है, -8 + 15 आया। आई थिंक सो ये तो आप खुद ही कर लोगे। बताओ इसका आंसर कैसे होगा। सबसे पहले तो इसको कंपेयर करते हैं, लेट z = a + bi = -8 + 15i। therefore a कितना -8 और b कितना 15। a और b मिल गया। अब मैं क्या निकालूंगा, मॉड्यूलस ऑफ z। now modulus of z will be √a² + b² which is √a का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, b का स्क्वायर 15 का स्क्वायर is 225। करेक्ट है। 64 + 225 will give me 229 89 and √289 होता है 17। so modulus of z मिला 17। परफेक्ट। एक चीज और निकालना है, दैट इज थीटा। so theta will be tan inverse of b upon a which is tan inverse of b कितना 15 upon -8। आंसर मॉड्यूलस भी मिल गया, एम्पलीट्यूड भी मिल गया, सम खत्म। ओके, सो फर्स्ट सेकंड थर्ड इज डन। नाउ आई विल स्टार्ट द फोर्थ वन। अब फोर्थ वन में अगर आप देखोगे तो ये प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में नहीं है। पहले मैं -3 मल्टीप्लाई कर लेता हूं। -3 × 1 is -3, -3 × -i is +3i। परफेक्ट। अब क्या करना है, कंपेयर। सो लेट z = a + bi = -3 + 3i। तो इससे a मिला -3 और b मिला 3। a और b मिल गया। अब क्या फाइंड करना है, सो नाउ आई विल स्टार्ट विद mod of z which is √a² + b²। a का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर 9, बिकॉज़ -3² भी 9 होगा, 3 का स्क्वायर भी 9 होगा, एंड 9 + 9 is 18। खत्म। अब √18 को √18 लिखो या फिर 9 2 लिख सकते हो। 9 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 3√2, चलेगा। 9 2 लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है तो वो बाहर आ गया। 3√2 भी लिख सकते हो या फिर √18 लिख के छोड़ सकते हो। एम्पलीट्यूड निकालना है। थीटा = tan इनवर्स ऑफ b by a which is tan इनवर्स ऑफ b कितना 3, a कितना -3। इसको कट करके बन होता है, सो tan इनवर्स ऑफ -1। tan इनवर्स ऑफ -1 कितना होता है, एंगल कितना होता है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल चेक करोगे, tan इनवर्स ऑफ 1 is 45 डिग्री। tan इनवर्स ऑफ 1 is 45 डिग्री, लेकिन मुझे चाहिए tan इनवर्स ऑफ -1। तो tan इनवर्स ऑफ -1 आप कैसे फाइंड करोगे, 45 डिग्री है और -1 चाहिए तो -45 डिग्री लिख लो तो भी चलेगा। करेक्ट है। सो यहां पर मैं लिख सकता हूं -45 डिग्री या फिर यहां तक रखा तो भी चलेगा। क्लियर। tan इनवर्स ऑफ 1 आपके टेबल में चेक करेगा 45 डिग्री होता है, इसलिए मैंने उसको -45 डिग्री लिखा है। और आपको पता है कि -45 डिग्री को हम लोग 360 में से माइनस करके भी लिख सकते हैं which is 315 डिग्री तो भी चलेगा, आंसर सेम रहेगा। ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर फोर्थ क्वेश्चन। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डन। फिफ्थ और सिक्स्थ वो आपके लिए रखा हूं, आप आसानी से सॉल्व कर लोगे।
मैं आता हूँ सीधा 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो सिर्फ 3 दिया है। 3 मतलब कहना है 3 + 0 i, इमेजिनरी वाला नहीं है मतलब उसको 0 मान सकते हैं, ठीक है। अब इफ आई कंपेयर दिस, लेट z इज इक्वल्स टू a + bi which is equals to 3 + 0i, तो फिर मुझे बताओ a कितना 3 और b कितना 0, तो mod of z कैसे फाइंड करेंगे, a² + b² which is a का स्क्वायर 9 और 0 का स्क्वायर 0, 9 + 0 9 होता है, √9 3 होता है, तो mod of z 3 हो गया। परफेक्ट। थीटा भी फाइंड करना है, चलो ठीक है, tan इनवर्स ऑफ b/a, अब tan इनवर्स ऑफ b कितना है 0/3 एंड 0/3 कितना होता है 0 होता है, tan इनवर्स ऑफ 0, tan का वैल्यू 0 कब आता है 0 डिग्री पे, तो आंसर इज 0 डिग्री, बिकॉज़ tan 0 इज 0, तो tan इनवर्स ऑफ 0 विल बी 0। एनीवेज आप सिर्फ यहां तक फाइंड करके भी छोड़ सकते हो, चलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट 7th क्वेश्चन मैंने कर लिया है, 9 और 8th वन आपके लिए रखा है, वो आप कर लेना, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। 9 और 8 आपके लिए। 10th मैं स्टार्ट करता हूं। 10th क्वेश्चन में क्या दिया है, 1 + 2i the whole square is 1 - i, ओके। अब यहां पे ध्यान दो, 1 + 2i the whole square को सिंपलीफाई करना पड़ेगा, सो इट विल बी सिंपलीफाइड हाउ, a² + 2ab + b² 2i का स्क्वायर इनटू 1 - i, सो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 2 सा 4i और 2i का स्क्वायर इज 4i² इनटू 1 - i, 1 + 4i, i² -1 होता है, 1 - i, 1 - 4 इज -3 + 4i इनटू 1 - i। अब मुझे इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या मिलेगा, -3 × 1 -3 × -i is +3i, 4i × 1 is 4i, 4i × -i is -4i², so -3, 3i + 4i is 7i, i² -1 होता है तो ये +4 हो जाएगा, 4 - 3 is 1 + 7i, करेक्ट। तो इस पूरे को सिंपलीफाई करके इतना सा मिला। अब इसका मैग्नीट्यूड और मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड तो आप निकाल ही सकते हो, बहुत इजीली इसका आंसर मिल जाएगा, ओके। सो इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड माय क्वेश्चन नंबर 1 जहां पर मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड फाइंड करना था। मेक अ नोट ऑफ दिस एंड देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स कंटिन्यू विद मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड वाले क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6 हमने क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश कर दिया जिसमें मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके बाद सीधा क्वेश्चन नंबर 6 में मॉड्यूलस आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। फाइंड द मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ दिस क्वेश्चन। अब ऐसे टाइप का क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया, बट फिर भी लेट्स स्टार्ट। व्हाट आई हैव इज 1 + 2i अपॉन 1 - 3i। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड, सो आई मल्टीप्लाई बाय 1 + 3i अपॉन 1 + 3i, परफेक्ट। अब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो आई राइट 1 + 2i इनटू 1 + 3i अपॉन 1 - 3i, 1 + 3i is 1² - 3i the whole square। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये दो ब्रैकेट कैसे मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट टर्म सेकंड ब्रैकेट, सेकंड टर्म इनटू सेकंड ब्रैकेट, परफेक्ट, अपॉन 1 का स्क्वायर 1, 3i का स्क्वायर इज 9i², कोई डाउट। नेक्स्ट 1 × 1 is 1 + 3i + 2i + 6i² अपॉन 1 माइनस i² -1 होता है तो ये हो गया +9, 1 + 3i + 2i is 5i, -6 हो जाएगा क्योंकि i² -1 होता है, 1 + 9 10 होता है, परफेक्ट। What I have is 1 - 6 is -5 + 5i अपॉन 10। अब मुझे अगर मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड फाइंड करना है तो मुझे एक प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए जिसमें रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग। तो मैं क्या करूंगा पता है, इस 10 को दोनों को बांट दूंगा, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अगर ये इस तरीके से दिखाई देगा, इट मींस योर कॉम्प्लेक्स नंबर z which is equals to a + bi will now become -1/2 + 1/2i, क्योंकि ये कट होके 1/2 हो सकता है, करेक्ट।
जिसमें मुझे समझ में आया कि a का वैल्यू इज -1/2 एंड b का वैल्यू इज 1/2। a मिल गया, b मिल गया, अब आप मॉड्यूलस तो निकाल ही सकते हो। So I'll write as modulus of z is equals to square root of a square plus b square. Square root of a square 1/4, b square 1/4. 1/4 plus 1/4 is 2 times of 1/4. दो बार 1/4. 1/4 का स्क्वायर रूट इज 1/2 और √2 का स्क्वायर रूट इज √2 एंड 1/2 into √2। अब आपको पता है कि ये जो 2 है, ये जो 2 है वो 2 नहीं है, वो √2 into √2 है। इस 2 को अगर आप जूम करके देखोगे तो √2 into √2 दिखाई देगा और ऊपर एक ऑलरेडी √2 है, कैंसिल हो गया। सो व्हाट इज द आंसर? 1/√2। सो मॉड्यूलस ऑफ z इज 1/√2। करेक्ट। नेक्स्ट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, मतलब क्या फाइंड करना है? tan थीटा। tan थीटा इज b/a, जिसमें मुझे थीटा चाहिए which is tan inverse of b/a। so tan inverse of b कितना? b is 1/2 upon a कितना? -1/2। हाफ और हाफ कैंसिल, क्या बचता है? सिर्फ और सिर्फ -1 बचता है। tan inverse of -1। अब tan inverse of 1 अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखोगे तो tan का वैल्यू 1 कब होता है? 45 डिग्री पे होता है, बराबर। लेकिन मुझे -1 चाहिए, तो या तो -45 डिग्री आंसर होगा, या फिर आपको पता होगा बेसिक मैथ्स में जब ट्रिग्नोमेट्री सिखाया था, इट वाज टोल्ड टू यू दैट यहां पर ऑल ऑफ देम पॉजिटिव, यहां पर साइन पॉजिटिव, यहां पर tan पॉजिटिव, यहां पर cos पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में भी tan नेगेटिव होता है और मुझे यहां पर tan नेगेटिव चाहिए, तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉसिबल है। तो सेकंड क्वाड्रेंट का अगर आपको आंसर लिखना है तो वो कैसे लिखते हैं? -45 डिग्री। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो होगा ही होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, इसीलिए मैं क्या करूंगा, सेकंड क्वाड्रेंट लिखने के लिए सेकंड क्वाड्रेंट मतलब 90 डिग्री प्लस 145 डिग्री का आता है, तो 45 डिग्री and 90 plus 45 is 135 degree. So your answer will be either -45 degree or 135 degree. सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉसिबल है इसलिए। ओके, सो हमने सेकंड क्वाड्रेंट का आंसर लिखने के लिए क्या किया? या तो 90 में 45 ऐड करो या तो 180 में से 45 सब्ट्रैक्ट करो तो भी चलेगा। और 45 भी क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 की बात हो रही है ना, इसलिए। ओके, सो दिस कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। डायरेक्टली फिर से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आने वाले हैं, बिकॉज मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड के क्वेश्चंस फिनिश हो चुके हैं। क्वेश्चन 2 सेज व्हाट? लेट्स स्टार्ट। फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर व्हिच एक कुछ तो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है इज प्योरली रियल। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इज प्योरली रियल, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद इमेजिनरी नंबर आएगा ही नहीं, इमेजिनरी पार्ट इसका 0 हो जाएगा। लेट्स सी क्या दिया है, उसी से स्टार्ट करते हैं। गिवन 4 plus 3i sin theta upon 1 minus 2i sin theta। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रैक्शन में, और इसको सॉल्व करने के लिए कॉन्जुगेट की जरूरत पड़ेगी, तो इसका कॉन्जुगेट 1 plus 2i sin theta upon 1 plus 2i sin theta। परफेक्ट। अब क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लाई दिस, क्या हो जाएगा? देखो 4 plus 3i मतलब 4 into 1 plus 2i sin theta, ये पूरा का पूरा ले लिया, प्लस 3i sin theta into ये पूरा 1 plus 2i sin theta। परफेक्ट। अपॉन इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, a minus b, a plus b is a square minus b square। अब b square मतलब 2i sin theta का होल स्क्वायर। परफेक्ट। सो ये क्या हो जाएगा? 4 into 1 is 4, 4 2s are 8i sin theta, 3i sin theta into 1 is 3i sin theta, plus 3 2s are 6, I into I is I square sin square theta, क्योंकि sin into sin sin square हो जाएगा, अपॉन 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, I का स्क्वायर I स्क्वायर होता है और sin का स्क्वायर sin स्क्वायर होता है। करेक्ट है? So I have is 4 plus 8 plus 3 is 11i sin theta, I square minus 1 होता है तो minus 6 sin square theta अपॉन 1, I square minus 1 होता है तो हो जाएगा plus sin square theta। अब मुझे पता है कि किसी भी
कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग होना चाहिए। सो 4 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा को मैं साइड में लिखूंगा, प्लस 11i साइन थीटा को मैं अलग लिखूंगा, अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। Now I know that this is always equals to z, which is a complex number, but यहाँ पे दिया हुआ है कि complex number is purely real, तो z मतलब a plus ib, which should be equals to 4 minus 6 sin square theta plus 11 sin theta into I upon 1 plus 4 sin square theta upon 1 plus 4 sin square theta। ऐसा क्यों किया? रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करने के लिए किया। अब अगर आप देखोगे तो ये a का वैल्यू है और ये b का वैल्यू है, बट क्वेश्चन में दिया है कि प्योरली रियल मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए, मतलब b का वैल्यू 0 होना चाहिए। अब b है कौन? ये वाला, तो मैं लिखूंगा therefore 11 sin theta upon 1 plus 4 sin square theta is equal to 0। पूरा आंसर रियल आना चाहिए, मतलब इस पूरे का आंसर रियल तभी आएगा ना जब ये 0 होगा, ये 0 होगा मतलब b 0 होगा, तो b is equal to 0 मतलब क्या? ये पूरा 0। इस डिनोमिनेटर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलता है? 11 into sin theta is equal to 0। 11 को 0 के साथ डिवाइड किया तो क्या मिलता है? sin theta is equal to 0। sin theta का वैल्यू 0 कब कब होता है? आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल चेक करो, sin theta का वैल्यू 0 कब होता है? sin थीटा का वैल्यू 0 होता है एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री पे वो 0 होता है, बट सिर्फ 0 डिग्री पे 0 होता है क्या? नहीं, 180 डिग्री पे भी वो 0 होता है। सिर्फ 180 डिग्री पे 0 होता है क्या? नहीं, 360 डिग्री पे भी वो 0 होता है, एंड सो ऑन। अब मुझे पता है कि 180 मतलब पाई, 360 मतलब 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन। तो आंसर लिखने के लिए आप लिख सकते हो 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई मतलब n पाई, एंड दिस इज द आंसर। जहां पर n क्या होना चाहिए? n शुड बिलोंग टू होल नंबर्स, जिसमें n का वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा, फिर 1 2 3 4 इस तरीके से बढ़ेगा, एंड दिस इज द आंसर। ओके, वैसे तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाला चैप्टर नहीं किया है, इसलिए शायद ये पार्ट ये कैसे आया वो थोड़ा आपको अजीब लग सकता है, ये कैसे आया वो शायद आपको थोड़ा अजीब लग सकता है। अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग ऑलरेडी सीखने वाले हैं, डोंट वरी। ओके, सो आई हैव कंप्लीटेड विद क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 2 ओवर हियर। मेक अ नोट ऑफ दिस। We'll stop here for today. Thank you so much.